चैप्टर सेकंड, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा था, जैसे वॉल को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और हमें उसी को एक्सप्लोर करना है और उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कुछ सेल्स है उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इनके नाम क्या है। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम, एल्गी है, ये ह्यूमन चीक सेल्स है। देन उससे हम एनिमल सेल के सारे कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे। ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के जो इंटरनल कंपोनेंट है वो शो किया गया है। यहाँ पर जो है अनियन पील है, अनियन पील के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स कैसे होता है बॉल बनाने के लिए, वैसे ये अरेंज होते हैं। तो इसके भी सेल को जब हम इंटरनल सेल के कंपोनेंट होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं, और ये है येस्ट। ठीक है, चलिए अब डिटेल में इसके चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और एक एक टर्म को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले क्या आता है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी ना, कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई है इस अर्थ पर, उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं और काफी सारे जो वाइडली एक्सेप्ट किया गया कि भाई जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वाटर में ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो रिसर्चर बिलीव करते थे कि जो ये वाटर था ये ओशन नहीं था, ये क्या था, एक हॉट स्प्रिंग था। यानी कि वो एनवायरमेंट जहाँ पे जो पानी था, ठीक है, वो बॉयल कंडीशन में रहे, यानी कि जो पानी का टेम्परेचर है वो हॉट ही रहे, कूल ना हो। ये जरूरी क्यों था, क्योंकि उस वक्त जो अर्थ थी उसका जो कंडीशन थी वो बहुत ही एक्सट्रीम थी। एक्सट्रीम से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता था। ठीक है, और अगर कोल्ड भी होगा तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाता था। उसके अलावा जो वहां पे कंडीशन क्या थी, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो में इतना हॉट एनवायरनमेंट है। ठीक है, लाइटनिंग थी उस वक्त, और जो वहां पे गैसेस होती थी, जैसे अभी हमारे पास एटमॉस्फेयर है ना, उस वक्त एटमॉस्फेयर भी नहीं था। तो हैवी रेन, लाइटनिंग और गैसेस की इस तरह की, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस तरह की गैसेस ज्यादा अमाउंट में थी और ऑक्सीजन काफी कम अमाउंट में था। तो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कहा जाता है कि जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसमें कंसीडर किया जाता है थर्मोफाइल्स को। ठीक है, ये थर्मोफाइल्स का मतलब क्या, देखो थर्मो मतलब होता है हीट और फाइल्स मतलब लव। तो यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हाई हीट या हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करते थे। और इस तरह का टेम्परेचर जो है अर्ली इन्वायरमेंट में कहाँ मिलता था, हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लद्दाख की पुगा वैली को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हो सकता है लाइफ यहाँ से भी स्टार्ट हुई हो। ठीक है, तो ये थर्मोफाइल्स क्या है, ये बैक्टीरिया है, हीट लविंग बैक्टीरिया, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन उसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, जो कि पैलियो साइंस से रिलेटेड है। देखो पैलियो साइंस क्या होता है, जो कि एंशियंट अर्थ था उसकी स्टडी करते हैं, रॉक की स्टडीज करते हैं, और जो भी इवेंट हुए हैं एंशियंट टाइम में, पास्ट में, ठीक है, उसकी स्टडी करके ये पता लगाना कि भाई उस वक्त एनवायरमेंट या अर्थ किस तरह का था और सिचुएशन क्या थी। तो ये हॉट स्प्रिंग को इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद क्या पाया कि वहां पे जो ये हॉट स्प्रिंग थी वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बेनिफिशियल था फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो रीजन क्या होता है कि जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि यहाँ पे हीट लविंग बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स को कहा गया है, तो ये इसके ऊपर एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग बना देता था। अब इस कवरिंग से फायदा क्या होता था कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन जब होती थी उस टाइम की, तो इस बैक्टीरिया को डीकम्पोज होने से या इसे समझ लो एक तरह से खत्म होने से बचाता था। तो हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता था। तो इसे फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी माना गया है। ठीक है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने हुए हैं, वो सेल से ही तो बने हुए हैं। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी सारी लाइफ प्रोसेस एक सिंगल सेल से ही हो जाती है, मतलब एक सिंगल सेल से ही उनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका यूनिसेलुलर और सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। अब देखो यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है सिंगल, वन, और सेलुलर मतलब सेल। तो जो एक सेल के बने हुए हैं, यानी कि सारी लाइफ प्रोसेस है जिनकी एक सेल से हो जाती है, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में आपके कौन से थे, ऊपर आपने देखा है ना, ये हो गया आपके बैक्टीरिया हो गया, ये पैरामीशियम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सारे क्या है, ये सिंगल सेल्ड है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर कहलाएंगे। और जो अदर हो गए जैसे प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे किसमें आएंगे, मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये सारी चीजें मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई हैं। देखो, अब जो ये ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक जैसा सिमिलर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, तो नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ठीक है, और ये ऑर्गन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। वो जो भी सिस्टम होता है, अगर हम यहाँ पे बात की गई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सेल लेवल पे आप क्या बात करोगे, सेल जो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे नोज है वो नेसल पोर्स बना रही हैं। ठीक है, जो हमारे नाक हो गई। उसके बाद नाक के अंदर से हम जाएंगे तो जो अंदर का सारा एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी किसमें एंटर करेगी, ट्रैकिया, यानी कि आपकी विंड पाइप, जहां से एयर जो है इनहेल या एक्सहेल होकर आपके लंग्स में आ रही है या जा रही है।
ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो कि ट्रैकिया क्या होती है, आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और लंग्स में जाकर जुड़ती है, राइट? यही आपने पढ़ा है? ये ट्रैक तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रैकिया बाइफरकेट हुई और जाके ये लंग से अटैच होगी। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या आप मुझे डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? ट्राई करो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा ये? माउथ से स्टार्ट होगा और माउथ के अंदर के एरिया को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी किसके अंदर लीड करेगी? ईज़ोफेगस। ईज़ोफेगस आप लोगों को पता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा है, किसको कहते हैं? फूड पाइप को, राइट? ये फूड पाइप कहाँ तक जाएगा? स्टमक। ठीक है, स्टमक से कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन उससे पहले लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हाउ टू स्टडी सेल, देखो हाउ टू स्टडी सेल में यहाँ पर आपको कुछ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं, या फिर आपको जो सेल है या सेल के कंपोनेंट्स है वो शो किए गए अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, अब इनको साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये फर्स्ट जो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही इतने साइज तक के जो भी यहाँ पर रखे गए हैं ऑब्जेक्ट, उन सबको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। देन अमीबा, अमीबा में भी जो भी 0.1 mm इतने साइज के होंगे, इसको हम अनएडेड आई से यानी कि बिना किसी लेंस की हेल्प से, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। लेकिन इससे छोटे जितने भी हैं उसके लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम हमारा क्या आता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। देखो ह्यूमन आई का फोकल लेंथ कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपने लोअर क्लासेस में 8 में भी पढ़ा था, राइट? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्लियर चाहिए उसका विजन, तो कम से कम उस ऑब्जेक्ट को हमारी आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए या इससे थोड़ा ज्यादा, जिससे कि हमारी आईज पर जो होता है वो स्ट्रेस कम पड़ता है और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि मान लो आपने एक पेपर लिया, राइट? पेपर पे आपने 2 डॉट बनाए हैं और डॉट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जस्ट 0.1 mm का होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक इस पेपर को आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हो या इससे ज्यादा के डिस्टेंस पे, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा ही ले लो, 25 की जगह 30 सेंटीमीटर, तब तक आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई देंगे। यानी कि उतने डिस्टेंस पे रखो कि आपके दोनों डॉट के बीच में आप फर्क कर पाओ कि आपको क्लियरली ये 2 डॉट दिख रहे हैं। जब आप अपने पेपर का डिस्टेंस अपनी आई से 25 सेंटीमीटर से कम कर लेते हो, ठीक है, डिस्टेंस जो हो गया वो आपका 25 सेंटीमीटर से कम होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा? ये दोनों डॉट ऐसे अपीयर होंगे कि ये दो ना होकर क्या है? जस्ट एक डॉट है। तो वो डिस्टेंस और वो पॉइंट, ठीक है, जहां पर यानी कि मिनिमम तो हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर, यहीं पर हमें क्लियरिटी मिलती है, इससे ज्यादा पर, ठीक है, इससे कम डिस्टेंस नहीं करना। ठीक है, और सबसे छोटा जो हमें साइज है जो हम अपने आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कितना है? 0.1 mm। तो ये 0.1 mm क्या कहलाता है? ह्यूमन आईज का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, कि 0.1 mm की चीजें हम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी लेंस और माइक्रोस्कोप या किसी भी गैजेट के बिना हम किसी भी 0.1 mm के ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, लेकिन वो सेल जो थे वो लिविंग सेल नहीं थे, वो डेड सेल थे। उन्होंने कॉर्क का यूज किया था। कॉर्क को उन्होंने स्लाइस किया, समझ लो चिप्स भी पतला उन्होंने स्लाइस कर दिया, उसे अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है, उस कॉर्क में पाया कि उसमें हनी कॉम टाइप के स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि ये क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेबोरेटरी वगैरह में देखते हो आप लोग, आपके स्कूल में भी होंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? जो ऊपर लगता है इसको आईपीस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जहां हमारा स्लाइड, यहाँ पे हम अपना स्लाइड लगेंगे सेट करके, तो ये क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर ये मिरर होता है। मिरर का काम क्या होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ताकि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिमेन देख रहे हैं, उस पर डायरेक्ट लाइट आएगी और वो हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट विजन देगा। ठीक है, कि हमें जो विजुअलिटी है वो हमारी क्लियर हो सकती है। बाकी बेस वगैरह तो आप जानते हैं, यहाँ पे ये एडजस्टिंग नॉब है, यानी कि जब तक हमें वो क्लियर, जब हम स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो जब तक हमें जो भी हम स्लाइड अपना स्टडी कर रहे हैं उसके क्लियर पिक्चर नहीं आती, तब तक हम इस नॉब को क्या करते हैं? एडजस्ट करते रहते हैं, इसे रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि मैग्निफिकेशन हमारी क्लियर हो पाए और जो भी हम स्लाइड स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें क्लियर दिखे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है? ये जो है ये हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि
नैनोमीटर वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे एटम वगैरह जो आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे ये नैनोमीटर में है, या फिर लिपिड्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ये सब स्ट्रक्चर कितने हैं? नैनोमीटर में, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। देखो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपको मीटर तो नॉर्मली पता होगा, लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हो, तो नैनोमीटर का आपका साइज़ हो गया 0 पॉइंट इतना छोटा। ये 1 नैनोमीटर इतने मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। देखो साइज ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं? ये माइक्रोस्कोप में हमारा आई पीस है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी पावर जो दी होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि अगर मेरा आई पीस 10x का है और मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस 40x का है, तो जो भी ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, अब वो अपने साइज से 400 टाइम्स यानी कि 400 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है मैग्निफिकेशन करना बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अब हम किसी सेल का साइज कैसे पता कर सकते हैं? तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक सर्कल सा दिखाई देता है, ब्राइट सा, ठीक है। जब आपने कोई भी अपना स्लाइड यूज नहीं करा, आपको क्या करना है, एक मिलीमीटर वाली स्केल लेनी है, यानी कि एक ऐसी स्केल जिसमें कि मार्किंग में मिलीमीटर भी शो कर रखे हो, आपने वो यूज करना है और यहाँ से यहाँ तक का आपने पूरा जो डायमीटर है, ठीक है, वो बताना है कि ये डायमीटर कितना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया कि ये डायमीटर जो है वो 5 mm का है। अब इन्होंने यूज़ क्या किया है, एक अनियन का, जो अनियन के ऊपर की स्किन होती है ना, बिल्कुल पतली वाली, यानी कि आपने स्केल ले ली, स्केल के ऊपर की भी बिल्कुल भी पतली सी जो है स्किन, वो फोर्सेप्स से निकाल ली और उसे आपने अपने स्लाइड पर रख दिया। यहाँ पर आप कवर स्लिप लगाओगे और अंडर द ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आप सेट करोगे और ऑब्जेक्टिव लेंस को अपने सेट करोगे और आई पीस से आप इसको चेक करोगे। तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्लांट सेल्स है, ये प्लांट सेल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से अरेंज हो रखे हैं, किसी तरह का आपको गैप दिखाई नहीं दे रहा। हमें बस इस एक सेल का साइज चाहिए। देखो स्केल यूज करके जब आपने इसका डायमीटर ऑब्जर्व किया था तो वो कितना आया था, 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन क्या है कि सेल का साइज मिलीमीटर से भी छोटा होता है, माइक्रोमीटर में होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में आपके 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में आप पढ़ते थे ना कन्वर्जन में कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो वैसे ही 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो अब मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रोमीटर में, तो ये कितने हो जाएंगे, 5000 माइक्रोमीटर। इतना समझ में आ गया। अब हमें इसमें करना क्या है, ये जो हमने 5 मिलीमीटर था, ठीक है, इसकी जो लेंथ ली थी, अब हम काउंट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपके 5 आ रहे हैं। तो ये वाली लेंथ जब आप देखोगे कि एक लाइन में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो इन्होंने ऑब्जर्व करा है या फिर जो आप भी ऑब्जर्व करोगे, वो कितना है कि भाई 5000 माइक्रोमीटर की जो ये लेंथ है डायमीटर की इस सर्कल की, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 25 है। तो एक सेल जो है वो कितना लेंथ ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या करोगे, इस 5000 को 25 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 200 माइक्रोमीटर। यानी कि इस एक प्लांट सेल की जो लेंथ है या साइज है वो किसके बराबर है, 200 माइक्रोमीटर के। आई होप कि आपको इस तरह से अगर कोई और भी क्वेश्चन दिया होगा, डायमेंशन दी होगी, तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि साइज ऑफ सेल आप एस्टिमेट कर सकते हो। देखो मैग्निफिकेशन यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या होती है, जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जिससे कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उतने ही टाइम्स लार्जर साइज का दिखाई देता है, राइट। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर देखो एक और दिखाया हुआ है, ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ है, लोअर सरफेस ऑफ स्टोमेटा, कोलोकेशिया लीफ, ठीक है। अपर सरफेस जो आपको स्मूथ और ऊपर का जो सरफेस होता है वो अपर सरफेस हो गया, ठीक है, और जो इसके नीचे वाला हो गया, जो रफ साइड होता है, वो क्या कहलाएगा, इसका लोअर सरफेस। तो कोलोकेशियल लीफ का दिखाया गया जिसमें कि आपको स्टोमेटा क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे होंगे, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि इसे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, कोलोकेशिया को? काफी सारी जगहों पे इसे गुइया के नाम से या फिर अरबी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अब हम आगे सेल की स्टडी करने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, पहले इन्होंने बता दिया कि आप क्या पढ़ चुके, सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू फिर आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन भी एक सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, सेल टू फंक्शन एज अ यूनिट, यानी कि आपस में कंबाइन होकर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बाहर के एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सेल के अराउंड एक बाउंड्री होती है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? अगर ये मान लो कि मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया जो सेंट्रल पार्ट हो गया, और ये क्या है, सेल। तो सेल के अराउंड क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रहेगा। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन भी ही है जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन बना के रखता है, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल है, यानी कि हर सेल के पास अपना सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है। इस सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन करता क्या है? अभी मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये अलाउ करेगा कि भाई जो गैसेस है वो इसके अंदर डिफ्यूज हो, या गैसेस इससे सेल से बाहर आ जाए, जो हमारे रेस्पिरेशन फेज में होता है। ठीक है, या फिर हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं या मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर प्रोटीन्स है वो इसके अंदर जाएंगे, या फिर जो वेस्ट होगा सेल से बाहर निकलेंगे। तो ये सारा किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इससे बेस एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या है, बीकर ए और बीकर बी यूज किया गया है। अब इसमें स्पेशल क्या है और क्या बताना चाहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में? देखो इन्होंने दो पोटैटोस लिए हैं। पोटैटो को इन्होंने ऐसे क्यूबॉइडल के फॉर्म में कट किया है। ठीक है, एक मान लो सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइडल फॉर्म में इन्होंने कट कर रखा है इसे। और ये देखा है कि दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो इसके लिए आप वेट भी कर सकते हो कि इन दोनों का जो पोटैटो का वेट हो इक्वल हो और इक्वल साइज के ही दिखे। राइट? उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि एक इसमें से, जैसे मान लो ए है, ठीक है, यहाँ पे दो बीकर लिए इन्होंने ए और बी। ए में इन्होंने प्लेन वाटर रखा है, ये दिख रहा है आपको? ए में क्या रखा है इन्होंने? प्लेन वाटर। और बी में क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस वाटर से। तो सॉल्यूट के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या यूज करा हुआ है? 20% सॉल्ट यूज कर लो या शुगर यूज कर लो। ठीक है, तो 20% NaCl। हमने सेम साइज के पोटैटो लिए थे, और जब हम 1 घंटे के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, जो ए वाला पोर्शन था वो काफी फूला फूला सा बड़ा सा स्वेलअप लग रहा है। ठीक है, जबकि बी वाला जो पोर्शन है वो कंपैरेटिवली क्या लग रहा है? देखो यहाँ से श्रिंक सा लग रहा है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? रीजन क्या था? इसमें आपको पता है कि आपने क्या रखा है इसमें? प्लेन वाटर। राइट? इसमें वाटर रखा, और इसमें क्या था? वाटर भी है प्लस 20% क्या है इसमें? NaCl है। आपने टर्म पढ़ा था ना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, सॉल्यूट जो कि हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं डिसॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारा प्योर सॉल्वेंट ही है, इसमें सॉल्यूट तो है ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? डाइल्यूट कहलाएगा। इसमें सॉल्वेंट काफी, इसमें सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में काफी ज्यादा मात्रा में, यानी कि 20% पार्ट जो है वो NaCl का है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? कॉन्सेंट्रेटेड। ये दो टर्म आपको याद रखनी है। फर्स्ट, अब इसमें जो था ये फर्स्ट वाले केस में जिसमें हमने प्लेन वाटर में रखा था, ये फूल क्यों गया? तो देखो होता क्या है, जो पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो के अंदर भी अपने स्टार्च या मिनरल्स होंगे, यानी कि आयंस होंगे। ठीक है, और वाटर भी होगा। बट बाहर क्या है? बाहर बिल्कुल भी आयंस नहीं है, ओनली वाटर है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इसके अंदर जो है आयंस जो होते हैं, इस वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसके थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाए। क्योंकि अंदर तो स्टार्च है, आयंस है, लेकिन बाहर कुछ भी आयंस नहीं है, ओनली प्लेन वाटर है। तो ये मेम्ब्रेन क्या अलाउ करेगी कि बाहर का प्लेन वाटर जो है वो इसके अंदर एंटर कर जाए, और ये तब तक एंटर करेगा जब ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, पानी बाहर से बीकर से इस पोटैटो के सेल्स के अंदर एंटर करा, जिसकी वजह से ये फूल गया और इसका साइज बिगड़ लग रहा है। नेक्स्ट हम जब सेकंड वाले की बात करते हैं, देखो सेकंड वाले में क्या है, इसके अंदर स्टार्च है, आयंस है, बट बाहर जो है आयंस इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जो वाटर होगा ना जो इस पोटैटो के अंदर था, वो भी सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ताकि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो अब क्या हो रहा है कि जब बाहर का कंसंट्रेशन, बाहर के एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अपने अंदर का वाटर भी बाहर रिलीज कर दे रही है। जब इसके अंदर से वाटर निकल जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, और इसके अंदर जब वाटर जाएगा तो सेल क्या होगा, पहले से और ज्यादा फूल जाएगा। ठीक है, और इस टर्म को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और इसके लिए जरूरी क्या है, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम अगर आप इसे लिखेंगे तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि ये सेलेक्ट करती है परमिएबिलिटी के लिए कि किसको पास होने दे। तो ये ओनली वाटर को ही अलाउ करती है, या तो वाटर इसके अंदर जाए या फिर वाटर इससे बाहर निकले। ठीक है, चलिए थी बीकर ए और बीकर बी से आपने क्या देखा क्या सीखा, वो मैं ऑलरेडी आपको सारा क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन जो कि सेल के अराउंड होता है, ठीक है, उसमें जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, तो वाटर सेल के अंदर जा रहा है या सेल से बाहर आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। दूसरा जो होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या पार्टिकल्स का, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू।
डिफ्यूजन आपने सिंपली सुना होगा कि जब भी आप जैसे परफ्यूम्स वगैरह अप्लाई करते हो या डिओ अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आप अपनी बॉडी पर लगाते हो लेकिन वो पूरे रूम में फटाफट फैल जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन होता है, ठीक है? इसमें किसी भी तरह की मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती और इसमें क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? कि जब तक ये पार्टिकल्स होते हैं जितना भी उनका एरिया है उसमें चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। देखो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ लिखी, तो ऑस्मोसिस क्या है, वो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये याद रखना, यहाँ पे जो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर आप सेल मेम्ब्रेन कह लो, ऑस्मोसिस प्रोसेस में यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है, ठीक है? और डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में जस्ट जो पार्टिकल होते हैं डायरेक्टली पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जहां पे आपने स्प्रे किया वहां पर हाई कंसंट्रेशन है और जो बाकी का एरिया था वो पूरे रूम में फैल रहा है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और पूरे एरिया में अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में जो होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, जहां पे सॉल्यूट कम होंगे, यानी कि जहां पे लो कंसंट्रेशन होगा, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इनके एग्जांपल में देखो, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम जो होता है फटाफट पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आप बीकर में पानी लेते हो तो स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, स्प्रेडिंग ऑफ मिल्क इन वाटर, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डिफ्यूजन के। नेक्स्ट, अगर हम किसी रेजिन को, किशमिश को अगर रात भर तो आपकी मम्मी भिगो के रखती है पानी में, तो सुबह क्या होता है, वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है? और इसकी जगह आप किसी कंसंट्रेटेड वाटर में रख दोगे और सुबह आप उस रेजिन को ऑब्जर्व करोगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है? यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे के पूरे एरिया में स्प्रेड हो गए। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक कंटेनर के बीच में लगा हुआ है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है वो क्या है, डाइल्यूट है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड, देखो पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा बनी है, कंसंट्रेटेड है। और वाटर कहाँ पे मूव कर रहा है, वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता हुआ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? की पॉइंट इसमें और क्या-क्या है? भई इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस में हो सकता है, ठीक है? इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, जबकि इसमें डायरेक्टली पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है? ये लिक्विड में होता है और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले जो थे वो हैं सिंगर और निकोलसन, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था और यही मॉडल जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया था बाय ऑल द साइंटिस्ट। देखो इसकी थिकनेस कितनी बताई इन्होंने, इस थिकनेस जो है वो 7 टू 10 नैनोमीटर है। अगर आप इमेजिन करो कि दो डॉट्स हमने पढ़े थे ना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कि दो डॉट एक दूसरे से 0.1 mm अगर अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, तो इन दोनों को हम एज अ टू डॉट्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? और अगर ये इससे कम हो जाते हैं तो हमें ये सिंगल डॉट दिखता है। और प्लस जो हमारा फोकल लेंथ होता है इसका, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये आपने चीजें पढ़ी थी। अब मैं कहती हूँ कि इनके बीच का जो गैप है, ये 0.1 mm का जो था, इसके 1 लाख इक्वल पार्ट कर दो इस गैप के, ठीक है? इमेजिन कर सकते हो इसके 1 लाख इक्वल पार्ट, उसमें से 7 to 10 पार्ट जो होगा ना, इतनी सी थिकनेस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, राइट? तो आपको, अब आप इसकी थिकनेस आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कितनी है। नेक्स्ट कहा गया है कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाई लेयर है, ठीक है? तो यानी कि इसमें लिपिड की दो लेयर्स है। देखो लिपिड का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम केमिस्ट्री में, तो वो ऐसा होता है। ये जो होता है ये कहलाता है इसका हेड पार्ट, और ये जो नीचे लॉन्ग सी है ये कहलाता है आपका टेल पार्ट, ठीक है? टेल पार्ट जो होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, यानी कि ये पानी को पसंद नहीं करता। और हेड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, तो ये पानी को पसंद करता है। तो हेड पार्ट आप देख रहे हो, कम्युनिकेट करने के लिए सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, दोनों साइड कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, हेड पार्ट है, और टेल पार्ट क्या है, अंदर की तरफ है। और इनके बीच में ये देख रहे हो, ये प्रोटीन चैनल्स हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो आपके लिपिड दिख रहे हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे से ये अटैच्ड है, ठीक है? ये क्या कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अगर ये इस तरह से हैं तो ये चाहे तो ये टेल पार्ट ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे ये फ्लिप भी कर सकते हैं, ये घूम भी सकते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन किसी भी तरह से एक दूसरे से अटैच नहीं है। तो ये लिक्विड टाइप की फीलिंग देते हैं, तो इसलिए इसे फ्लूइड कहा गया है, ठीक है? फर्स्ट थिंग ये समझ में आ गया। दूसरा क्या कहा है कि इसके बीच में क्या है, ये प्रोटीन चैनल्स जो है वो एम्बेडेड है। ये प्रोटीन चैनल्स अलाउ करते हैं कि कौन से आयन अंदर आएंगे या फिर कौन सी चीजें सेल से बाहर जाएंगी, तो एज अ गेट कीपर का काम करते हैं। तीसरा,
ये जितने भी ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं लिपिड के, ये ऐसे अरेंज होते हैं जैसे कि घरों में टाइलें अरेंज होती हैं, इसलिए इसे मोज़ेक टाइप का स्ट्रक्चर कहा गया है। ठीक है, तो आपको तीनों टर्म्स समझ में आ गई। फर्स्ट इसकी थिकनेस हो, दूसरी इसकी लिपिड बाइलेयर, तीसरा इसके एम्बेडेड प्रोटीन और फोर्थ जो है इसका मोज़ेक टाइप का स्ट्रक्चर ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर लिपिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी कि सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए एक और एक्टिविटी दे रखी है और काफी यूजफुल भी है। देखो यहाँ पर इन्होंने अनियन पील की स्लाइड तैयार करी है और दूसरी यहाँ पर चीक सेल की स्लाइड तैयार करी है। स्लाइड तैयार करने का बेसिक तरीका क्या होता है, जो भी मैंने आपको कहा कि आप चाहे रोयो लीफ ले रहे हो या फिर आप अनियन लीफ ले रहे हो, ठीक है, उसकी बिल्कुल थिन सी स्लाइस आपने निकालनी। थिन सी स्लाइस लेकर जो आपका स्लाइड है उसके ऊपर रखेंगे उस थिन स्लाइस को, ठीक है, आपने लिया इसके ऊपर रख दिया। अब क्या करना है, इसे स्टेन करना है क्योंकि ये सेल इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि हम डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो जो एक पर्टिकुलर जो शेप है वो दिखाई नहीं देगी, तो इसके लिए स्टेन या कलर डालना पड़ता है। तो जहां पर हम अनियन की बात करें, अनियन सेल्स की अगर स्लाइड तैयार करें तो वहां पे सैफरिन का यूज करेंगे। और चीक सेल्स यानी कि हमारे जो अंदर जो चीक्स के अंदर के होते हैं सेल्स, उसे आप स्क्रैच करके निकाल रहे हो, तो इसमें हम मिथाइलिन ब्लू स्टेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये सेल्स ब्लू कलर के दिख रहे हैं और ये सेल्स आपको सैफरिन कलर की। ये इनका अपना कलर नहीं है बट जो हमने ऐड करा है ताकि हम इनकी बाउंड्रीज को, इनके सेल के शेप को इजिली और आसानी से डिस्टिंक्टली हम इसे ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, अब इन दोनों स्लाइड्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। ये हमने जो अनियन लीफ की यहाँ पे स्लाइड तैयार करी, इसके सेल्स देखो कितने सिमेट्रिकली अरेंज हो रखे हैं, राइट। सारे के सारे सेल एकदम सिमेट्रिकली अरेंज है, एक शेप भी इनकी फिक्स है। बट जहां तक हम चीक सेल्स की बात करते हैं तो ये फ्री है, ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और साइज भी इनका बहुत ही ज्यादा अनइक्वल टाइप है। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो प्लांट सेल में क्या पढ़ा था आपने, प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते। तो ये सेल वॉल क्या कर रहे हैं, इसे फॉर्म बना रहे हैं, इसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है, और उसके शेप के अंदर के जो कंटेंट है उसको भी एक एक्स्ट्रा लेयर दे रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन। देखो अब नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने 2 स्लाइड्स तैयार की थी, एक रोयो लीफ की रख लो या अनियन लीफ की पील थी वो लिया था, या और ह्यूमन चीक सेल्स लेते। अब इन दोनों को अब में आपने क्या यूज करना है, 20% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने इसके 2 ड्रॉपर यूज करना है और आप इसके कुछ ड्रॉप इनके ऊपर डाल दो। देन कवर स्लिप लगाओ और फिर इसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो कवर स्लिप लगाने के बाद जब ऑब्जर्व करा जा रहा है तो ये देखो, ये आपकी जो सिमेट्रिकली अरेंज है क्या है, ये प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल में क्या देख रहे हैं हम कि ये जो पहले जब हमने ये शुगर सॉल्यूशन यूज नहीं किया तो हमारे सेल्स ये दिख रहे हो, इसके अंदर का कंटेंट पूरा फिल है, सेल का साइज भी प्रॉपर है। बट यहाँ पर जब देख रहे हो तो इंटरनल कंटेंट क्या है, कम हो गया है। ठीक है, इधर सेल का जो शेप है अपना वो तो मेंटेन हो रखा है लेकिन अंदर का जो पार्ट था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो सिकुड़ गया। रीजन तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सेल वॉल है वो शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या करती है, ये सेल वॉल को शेप नहीं देती बट इंटरनल कंटेंट को जो होता है, इंटरनल कंपोनेंट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम कि जब हम किसी भी सेल को एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गया इंटरनल कंटेंट, बट जो सेल की शेप है वो स्टिल अभी मेंटेन है। ठीक है, और इसके कंपैरेटिवली अगर आप चीक सेल पे करते तो ये सारे के सारे सेल क्या होते हैं, आपस में श्रिंक हो जाते, छोटे साइज के हो जाते, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है ही नहीं। सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज पता है ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ये क्या करता है कि हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, डाइट में हमारी रफेज ऐड करता है, एज अ रफेज ऐड करता है, जिससे कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है और डाइजेशन हमारा काफी स्मूथ हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें भी सेल वॉल होते हैं, फंगी होते हैं उनमें भी सेल वॉल होते हैं, बट इनके सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के नहीं बने, वो दूसरे टाइप की चीजों से बने होते हैं। ठीक है, तो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन का बना होता है, ये भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो म्यूरिन के बने होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड होता है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना, लेकिन अगर सेल वॉल पढ़ना है तो हाँ, आप याद रखना फंगी का सेल वॉल चिटिन का होता है और बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन का होता है। ठीक है, और ये भी क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्शन देंगे और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम। देखो मोस्ट ऑफ द सेल में हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, उसका सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेल को शेप देता है, इंटरनल कंपोनेंट को स्टोर करने में हेल्प करता है, प्लस उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है।
सेकंड आता है उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि उसके न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म में हमें और भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। जब हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से तो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स तो दिखाई देते हैं, जैसे इन केस ऑफ चीक सेल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने जब अनियन पील वाले सेल पढ़े थे तो हमें वो सेल तो दिखाई दे रहे थे, बट उनके इंटरनल कंपोनेंट नहीं दिखाई देते क्योंकि इनका साइज और भी ज्यादा छोटा होता है जो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं हो पाता। चलिए अब इन तीनों डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ये हमें बैक्टीरियल सेल दिया हुआ है, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है। देखो, जब हम सबसे पहले देखते हैं तो हमें किस चीज पे नजर पड़ती है, ये पिंकिश सा पार्ट जो जेनेटिक मटेरियल इन्होंने दिखाया हुआ है। ये जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई कवरिंग नहीं है तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं आ रहा। जब हम प्लांट सेल को देखते हैं या फिर हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें न्यूक्लियस क्या दिख रहा है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसके पर्टिकुलर शेप की वजह से और मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से सेल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप आता है हमारा प्रोकैरियोटिक और नेक्स्ट आता है हमारा यूकैरियोटिक। देखो, प्रो वर्ड जो है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। हमें पता है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, उन्होंने क्या कहा था कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होंगे वो बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह था जिसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं था। और जो यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड मेम्ब्रेन हो उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसके होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल के, राइट। दूसरा, अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे हमें सेलुलर कंपोनेंट भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, सब सेलुलर कंपोनेंट, बट इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल हमें ऐसे कंपोनेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो ये डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, राइट। अब हम इन तीनों सेल्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल हमें बैक्टीरियल सेल में भी देखने को मिल रही है और प्लांट सेल में भी, बट एनिमल सेल में सेल वॉल्स नहीं होते क्योंकि सेल वॉल क्या बनाते हैं, प्लांट सेल को फॉर्म बनाते हैं और इसे अपराइट यानी सीधा खड़ा रहने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमें जो देखने को मिलता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिल रहा है, ना कि हमें यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में भी देखने को नहीं मिल रहा और हमें यहाँ पर एनिमल सेल में भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ पे हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने को नहीं मिल रहे। डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। देखो, सेल मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए ये हमें तीनों में ही देखने को मिलेंगे, बैक्टीरियल में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सेल वॉल अभी हमने देखा था किसमें था, बैक्टीरियल सेल में था, प्लांट सेल में था, लेकिन एनिमल सेल में हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिला। साइटोप्लाज्म, सारे सेल में ही साइटोप्लाज्म होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको देखने को मिल रहा है उसे कहेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये किसका कैरेक्टर था, ये प्लांट सेल का था और एनिमल सेल का था, इसलिए तो इनको यूकैरियोट कहते हैं, लाइक। और उसके बाद है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें कि विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल था उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा था। तो ये किसका कैरेक्टर था, ये आपको दिख रहा था बैक्टीरियल सेल में। प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उनमें किस तरह के होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। हमने देखा था बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं था, मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो था वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही हो रहा था, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। जबकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, इसलिए इन्हें यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर एक और आपको कंपैरिजन दे रखा है, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, तो ये प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स यानी एनिमल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो विद मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ आ टिपिकल सेल। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, इसलिए 1 से 10 माइक्रोमीटर में होते हैं। ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिल जाते हैं। यूकैरियोट्स और 10 से 100 माइक्रोमीटर के साइज में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट जो होते हैं यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। देखो, मल्टी सेलुलर तो आपको होता है एनिमल, बर्ड्स, ये सारे मल्टी सेलुलर हो गए,
यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आपको याद है? बिल्कुल, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, ये सब आपका क्या बनेगा? सिंगल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और कुछ ऑर्गेनल होते हैं वो तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नाम आप याद कर लीजिए। फर्स्ट न्यूक्लियस, ठीक है, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लास्ट है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। देखो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता था? यूकैरियोट्स में, इसलिए नहीं यूकैरियोट्स कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और इसका न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अपना। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एनिमल एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स। देखो किसी भी अगर कंपनी को या वर्कशॉप को काम करना है तो वहां पर वर्कफोर्स डिफरेंट होता है हर लेवल पर, ठीक है, और जब सारे वो कंबाइन होके चलते हैं तभी वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करता है। सेम ऐसे ही सेल में जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क है, जो सब सेलुलर कंपोनेंट जो है यहाँ पर ये अपना अलग अलग काम करते हैं। देखो ताकि सेल में जो भी न्यू मटेरियल फॉर्मेशन होना है या सेल में जो भी वेस्ट हुआ उसे बाहर निकालना हो या फिर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी हो, ये सारे काम जो होते हैं इन सब सेलुलर कंपोनेंट में आपस में बटे होते हैं। चलिए अब इसे आगे अच्छे से एक्सप्लोर कर। फर्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपने ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है कि न्यूक्लियस क्या है? आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये जो सेंट्रल सा डेंस सा पार्ट देख रहे हो ना, ये कहलाता है इसका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या है कि ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। अब राइबोसोम्स यहाँ पे आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम्स का काम होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाना, ठीक है, सेल्स में प्रोटीन बनाने का काम ये राइबोसोम्स करते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो पार्ट के बने होते हैं। मान लो ये एक लार्जर पार्ट है, ठीक है, और ये एक स्मॉलर पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट न्यूक्लियोलस के अंदर अलग अलग बनते हैं, और इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका सेल है। सेल ये जो न्यूक्लियस है ये किससे इंटरेक्शन कर रहा है? साइटोप्लाज्म से। तो जो भी इसकी अंदर की इंफॉर्मेशन है वो बाहर किसके थ्रू आएगी? इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो ये दोनों कंपार्टमेंट है ये अलग अलग बन रहे हैं। ये इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आएंगे, यहाँ ये दोनों जो होंगे कंबाइन होंगे क्या बनाएंगे? राइबोसोम्स, ठीक है। और ये राइबोसोम ये शीट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। आपको ये नाम थोड़े अभी डिफिकल्ट से लग रहे होंगे बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ये छोटे छोटे से राइबोसोम्स जो है वो अटैच हो जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना। न्यूक्लियोलस के अराउंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है हमें क्रोमोसोम के फॉर्म में कब देखेंगे? इनकी रॉड टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना एक्स के फॉर्म में, ये हमें कब देखने को मिलेगा? जब सेल डिवाइड हो रहे हो, यानी कि सेल एक से दो बन रहे हो, ठीक है। अदरवाइज हमें ये क्रोमेटिन के फॉर्म में, नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें ये क्रोमेटिन यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही मिलेगा। क्रोमोसोम जो होते हैं इस पर क्या ये इस पर हमें क्या देखने को मिलता है? डीएनए। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे पेरेंट्स से जो जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, राइट। अब इस डीएनए में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट होता है, एक नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। तो जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जीन्स, और यही जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में जो बताया गया है कि कुछ सेल जो होते हैं वो स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, जैसे कि आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, ये ई न्यूक्लियड, ई मीन्स होता है यहाँ पर विदाउट, ठीक है। अब इसकी वजह से फायदा क्या होता है? देखो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो आरबीसी का कलर रेड होता है, राइट। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से क्या होगा? ये सेल डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है? वन इसकी लाइफ स्पेन ओनली 120 डेज होती है, तो 120 डेज में जाकर ये लीवर में जाकर क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। यानी कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है लीवर को, इसलिए। आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये लीवर में जाकर डेड होते हैं तो कौन से बॉडी ऑर्गन में ये डेवलप होते हैं, यानी कि बनते हैं, यानी इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? देखो डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? तो हाँ, ऐसे और भी सेल है जो विदाउट न्यूक्लियस है हमारी बॉडी में। प्लेटलेट्स, ठीक है।
प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है? ब्लड लॉस को रोकने में ये हेल्प करते हैं और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। इनमें न्यूक्लियस के अराउंड आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता, ठीक है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं ये। दूसरा, इनके जो डीएनए होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर टाइप के होते हैं जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन होती है और इनके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज। देखो प्रोटीन फैक्ट्रीज किस लिए कहा था? राइबोसोम्स आपने पहले ही पढ़ा, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? डेंस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर राइबोसोम्स के पार्ट जो होते हैं सिंथेसिस होते हैं, देन वो न्यूक्लियर पोर्ट से साइटोप्लाज्म में आएंगे। यहाँ पर जो होगी वो यूनिट जो होती है कंबाइन होती है राइबोसोम्स के, देन ये राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होंगे या फिर ये जो शीट देख रहे हो ना, जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसके आउटर मेम्ब्रेन से जो निकल रही है, ठीक है, इसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। इन राइबोसोम्स का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो है प्रोटीन, फैट्स और कुछ हार्मोन्स का, जो कि स्पेशलाइज सेल्स में बनते हैं। यानी कि जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है तो देखा जाता है कि जो ये हमारा न्यूक्लियस है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल से ये शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है? इस शीट लाइक स्ट्रक्चर पर कुछ डॉटेड टाइप के स्ट्रक्चर भी हमें ऑब्जर्व होते हैं, जिसे कि राइबोसोम्स कहा जाता है। इस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ही इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, देन उस प्रोटीन को मैच्योर करना, उसे फोल्ड करना, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन में इसे कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देन यहाँ पर हमें कुछ और भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिखाई देते हैं, जिस पर कि आपको यहाँ पर राइबोसोम्स दिखाई नहीं दे रहे। इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं वो फैट, लिपिड्स और हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस। देखो गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग करना और शिपिंग करना। ये पैकेजिंग और शिपिंग किसकी करेगा? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, हार्मोन्स बन रहा है ना, अब उनकी पैकेजिंग करना और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करेगा वो गोल्गी एपरेटस करेगा। गोल्गी एपरेटस जो होता है इनके मैच्योरेशन में तो हेल्प करता ही है, प्लस उनके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है? और जैसे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे तो उनको अलग अलग ग्रुप में भी रखने में भी गोल्गी एपरेटस हेल्प करता है। तो इसके इसी प्रोसेस की वजह से, यानी इस फंक्शन की वजह से, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है? तो मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना प्रोटीन्स की, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये सब काम करने के अलावा एक और मेन फंक्शन है इसका, प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है? तो आप ये देख रहे हो सेल के पास आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिख रहा है और उसके पास ही क्या दिख रहा है हमें? गोल्गी एपरेटस। और ये गोल्गी एपरेटस क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, हार्मोन्स, और उसके अलावा ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब गोल्गी एपरेटस से जो ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन हुई है, इस लाइसोसोम को कहा जाता है क्लीन अप सिस्टम। इसे क्लीन अप सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे? जो भी यहाँ पर डेब्रिस हो रही है, यानी कि जो भी वेस्ट ऑर्गेनल्स है, ठीक है, वर्न आउट ऑर्गेनल्स हो गए या फिर अनवांटेड प्रोटीन बन गए, फैट बन गया, लिपिड्स बन गए, उन सबको ब्रेक डाउन करना और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करके वापस साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं। देखो अब प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन होगा तो उसका सिंपलर फॉर्म क्या होगा? अमीनो एसिड रिलीज करेगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट अगर वेस्ट है तो उसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोज रिलीज करेगा, ठीक है? और ये सारी ही बेसिक चीजें वापस सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू जो होती है वो यूज कर ली जाती हैं फॉर फर्दर सेलुलर प्रोसेसेस। इवन ये अपने डैमेज पार्ट को भी इसी तरह से रिपेयर करता है। कभी कभी सेल इतना डैमेज हो जाता है कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो इस केस में क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है वो ब्लास्ट हो जाएगा और उसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो पूरे सेल में फैल जाता है और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। और इसके इसी प्रोसेस की वजह से इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जो मेन वर्ड्स दिए हैं ना, ये आपको लर्न करना है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, क्लीन अप सिस्टम कहा जाता है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कहा जाता है। इसी तरह से पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये जो इनके जो अनदर नेम है ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं।
अब यहाँ पर जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जैसे कि हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, स्मूथ है और प्लस वो पोरस टाइप का है, यानी कि इसमें छेद छेद होंगे हल्के से। ठीक है। दूसरा हमारा इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फोल्ड होकर जैसे फिंगर्स कैसी होती है, फिंगर टाइप की शेप बना रहा है। देखो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और CO2 हम बाहर निकालते हैं, बट सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और वहां पे CO2 रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और साथ में ATP की फॉर्मेशन होगी। ये ATP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी है क्या, ये एटीपी जो है एक एनर्जी करेंसी है, यानी कि अगर जब सेल को एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है, तो ये एटीपी ब्रेक डाउन होंगे और बहुत सारी एनर्जी इससे रिलीज होगी जो कि सेल अपने सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं और इसी वजह से इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। प्लास्टिड सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल एंड बियॉन्ड है। प्लास्टिड जो होते हैं वो फूड सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करते हैं और इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। देखो कुछ प्लास्टिड जो होते हैं वो फूड सिंथेसिस में काम करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उसके लिए उन्हें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, ये क्लोरोफिल हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखा जाता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आप स्टैक टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ग्रेना। ठीक है, और ये जो एक डिस्क देख रहे हो इसके ऊपर की, इसे कहते हैं थाइलाकॉइड। और इसी थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और जो फोटोसिंथेसिस में हमारा बनता क्या है, आपने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लस जो H2O वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही कंबाइन होके स्टार्च या शुगर की फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च या शुगर की फॉर्म में इस स्ट्रोमा में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा क्या है, इसमें ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जैसे सेमी फ्लूइड टाइप का होता है और इसी में ये स्टार्च या शुगर जो होते हैं वो जाकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे या एक्यूमुलेट हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में हमें कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इन दोनों दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं। दूसरा, इन दोनों के पास ही अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम भी है। चलो एक बार हम डायग्राम को फिर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा जो क्लोरोफिल है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा है कि क्लोरोफिल के पास अपना राइबोसोम भी है और यहाँ पर इनके पास अपना डीएनए भी है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सेम जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखते हैं तो इनके पास भी अपने राइबोसोम्स हैं और इनके पास अपना डीएनए भी है। ठीक है, और ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इनके इन्हीं कैरेक्टर की, कॉमन कैरेक्टर्स की वजह से ये सेम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है आपस में शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट्स में सिर्फ एक ही टाइप का पिगमेंट होता है जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है? नहीं, प्लास्टिक जो होता है वो प्लांट सेल के ऑर्गेनेल है और इनके फंक्शन और पिगमेंट्स की वजह से इन्हें तीन अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, जो फ्लावर के कलर्स देखते हैं हम, ब्राइट से कलर या फ्रूट के कलर्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो इसमें येलो, ग्रीन और रेड, ये तीनों कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका कलर बहुत ही ब्राइट दिखता है। अब ये ब्राइट कलर जो होगा फ्रूट में क्या हेल्प करेगा, ठीक है, तो ब्राइट कलर जो है फ्रूट में वो सीड डिस्पर्जन में हेल्प करता है, एनिमल को अट्रैक्ट करता है और फ्लावर के केस में ये छोटे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में जो प्लास्टिड होता है वो स्टोरेज का काम करता है और इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, स्टोरेज किसकी होती है, डिफरेंट मटेरियल की, लाइक प्रोटीन की हो गई, ऑयल की हो गई, कार्बोहाइड्रेट की हो गई। और इनके डिफरेंट मटेरियल स्टोरेज की वजह से भी इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी अमाइलोप्लास्ट। देखो अमाइलो जो है ये कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स टाइप है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जहाँ पे अमाइलो वर्ड आ गया यानी कि कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज हो रही है। और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होती है, तो पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टेरो हो गया यानी कि अरबी। तो इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो होता है ऑयल और फैट की स्टोरेज करता है। अब कौन से ऐसे सीड्स हैं जिसमें कि ऑयल की स्टोरेज होती है, तो मस्टर्ड सीड्स है जिससे मस्टर्ड ऑयल बनता है। ठीक है, कोकोनट से कोकोनट ऑयल बनता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑयल और फैट की स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। देखो प्रोटीन हमें कौन से प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, पल्सेस में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा, बीन्स में देखने को मिलते हैं।
ठीक है? तो इनके सीड्स में जो होती है वो प्रोटीन की स्टोरेज होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं इन प्लास्टिड को? प्रोटीनोप्लास्ट। वैक्यूल्स द ऑर्गेनेल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। देखो, हर एक प्लांट सेल में एक लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये मेम्ब्रेन जो है जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है? और इसके अंदर जो होता है वो वाटर या लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को कहा जाता है सेल सेल। अब इस लिक्विड में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। अब वैक्यूल में बहुत ज्यादा वाटर होने की वजह से ये सेल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर को क्रिएट करने की वजह से सेल जो होता है वो फर्म दिखाई देता है, काफी मजबूत दिखाई देता है। अब इसे हम कैसे इसके फंक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिलेगा तो वैक्यूल से भी वाटर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होने की वजह से अब जो प्लांट है वो मुरझाया हुआ सा दिखेगा। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो कभी कभी प्रेजेंट तो होते हैं बट वो इतने फंक्शनल नहीं होते और टेम्पररी स्टोरेज का ही काम करते हैं। कुछ प्लांट्स के वैक्यूल्स में केमिकल सब्सटेंस भी स्टोर्ड होते हैं जो कि इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? इससे होता क्या है कि एनिमल ग्रेजिंग जो होती है उसमें इसका टेस्ट बिटर हो जाता है। किसी केस में केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट को किल तक कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा था जो प्रोटोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट है ना वो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं उनको ब्राइट कलर देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट के जो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ पिगमेंट स्टोर होते हैं और ये पिगमेंट उनके फ्लावर और फ्रूट को ब्राइट कलर देते हैं। जैसे ब्लूबेरी हो गया आपका, ठीक है, रोजेस हो गए। ये जो फ्लावर या फ्रूट हैं, इनके पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्लास्टिड्स में नहीं होते, वैक्यूल में स्टोर्ड होते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सिंथेटिक बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड है। देखो, इसमें हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया यूज किया था। माइकोप्लाज्मा में स्पेशल क्या होता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है? इसके सर्कुलर डीएनए को पहले साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसकी स्टडी की गई। ठीक है? स्टडी करने के बाद इसे रिप्लिकेट करने के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया थ्रू द कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह यूज करें ताकि इसे रिप्लिकेट किया जा सके। अब जो उन्होंने सिंथेटिक डीएनए प्रिपेयर किया था, ठीक है, इस सिंथेटिक डीएनए को उन्होंने न्यू बैक्टीरिया यानी कि इससे क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया जो था उसमें से उसका डीएनए उन्होंने निकाल लिया और ओनली क्या है इसका सेल मेम्ब्रेन या फिर जो सेल रह गया, ठीक है, उसे रहने दिया। और जो उसके इंटरनल जो मटेरियल होते हैं यानी साइटोप्लाज्म, इन दो चीजों को रखा था और इसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता था वो उन्होंने निकाल दिया। अब क्या किया इन्होंने? अपना सिंथेटिक डीएनए इस न्यू बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बैक्टीरिया भी अदर्स नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ग्रो हो रहा था और डिवाइड हो रहा था। ठीक है? फाइनली उन्होंने क्या इन्फर किया, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि सेल को ग्रो करने के लिए या सेल की एक्टिविटी के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? उसका डीएनए या न्यूक्लियर मटीरियल। ठीक है? तो ये डीएनए ही होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड? देखो, जब हम अपने नेल्स कट करते हैं या स्किन पे स्क्रैचेस लग जाते हैं या फिर हेयर कट होता है, हेयर फॉल होता है, तो ये क्या होता है? ये सारी चीजें दोबारा रीग्रो हो जाती हैं। ये रीग्रो होने का रीजन क्या है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो ग्रो भी होते हैं और डिवाइड भी होते हैं, और जो भी पुराने सेल्स है जो ओल्ड हो गए, डेड हो गए, डैमेज हो गए, उसे रिप्लेस करने का काम करते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है टू चेक द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सेल। जब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, तो उन सेल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए कि उनमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर एक स्लाइड तैयार की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लेना है कि एक अनियन लेना है। अनियन के रूट टिप्स को एक वाटर फिल्ड जार में इस तरह से रखना है। ठीक है? ये आपने करना है 5 टू 6 डेज के लिए। आफ्टर 5 टू 6 डेज आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो इसकी रूट्स है ना वो इलॉन्गेटेड हो गई है, लंबी-लंबी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स के जो सेल्स होते हैं, जो डिवाइड होते हैं और रूट्स को लॉन्ग करते हैं, वो उसके टिप्स पर होता है। ठीक है? ये याद रखना। इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? ये कंटीन्यूअसली डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, हम रूट टिप को कट करके रख लेंगे। ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 2 टू 3 सेंटीमीटर इतनी लेंथ आप रूट टिप के पास से कट कर लो और इसे अलग से रख लो। अब क्या करना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है? और ये सॉल्यूशन किसका होगा? असीटो अल्कोहल का। देखो, ये सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है? असीटो जो है यहाँ पे ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। ठीक है? और जो अल्कोहल यूज किया गया है वो इथेनॉल है। अब हमें क्या करना है, 25 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है और 75 ml जो है हमें इथेनॉल लेना है। दोनों को मिक्स करके एक 100 ml का सॉल्यूशन तैयार कर लो। ठीक है?
अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा-सा आपने लेना है और जिस भी कंटेनर में, चाइना डिश में आपने रूट टिप्स रखे हैं, उसमें इसे डिप करके 24 आवर्स के लिए रख दो, ठीक है? आफ्टर 24 आवर्स आपने क्या करना है, इन्हें निकालना है और इथेनॉल में रखकर इसे प्रिजर्व कर देना है। इस एथेनॉल का भी कंसंट्रेशन 75% होना चाहिए, ठीक है? अब जब आप इसे प्रिजर्व करके रख दोगे, तो आपने उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपने क्लीन एक स्लाइड से लेनी है, उस स्लाइड पर आपने 2 या 3 अपने रूट टिप्स हैं, उसको रखिए। रखने के बाद आपने 1 ड्रॉप HCl का ऐड करना है, ठीक है? 1 ड्रॉप डाइल्यूट HCl। ये एसिड जो है रूट टिप्स के टिश्यूज को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है? और 10-15 मिनट बाद हमने क्या करना है, 2 ड्रॉप डालने हैं, 2 से 3 ड्रॉप एक स्टेन के डालने हैं एसीटोकार्माइन, जो कि आपकी लैब में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स के लिए इस स्लाइड को रेस्ट पे रखिए। देन इसे आप अपने हाथों से लेकर, ठीक है, स्पिरिट लैंप पे जेंटली वार्म करना है। वार्म करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो टिप के पोर्शन है ना, उसको आपने कट करना है। कट करने से क्या होगा, जो अंदर के सेल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। देन एक कवर स्लिप आप रखना। कवर स्लिप आप ध्यान से रखिए, ताकि जब आप स्लाइड बना रहे हो और उस पे कवर स्लिप आप अपना प्लेस करोगे, तो ये जो टाइम होता है इस वक्त बहुत ध्यान से करना चाहिए, वरना क्या होगा, जो आपकी स्लाइड है उसके अंदर बबल्स बन जाएंगे। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो जो हमें जो चीजें ऑब्जर्व करनी है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, इस बबल की वजह से। देन आपने इसे स्क्वैश करना है, हल्का सा प्रेस करना है, ताकि जो इंटरनल कंटेंट है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसे हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इसे शॉर्ट में एक बार मैंने नोट्स की तरह लिख दिया, इसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड टू स्टडी सेल डिवीजन। तो फर्स्ट हमें क्या करना था, अनियन को लेना था। अनियन रूट्स को डिप करके रखना है वाटर में फॉर 5 to 6 डेज, ठीक है? जैसे ही जो रूट्स होंगे वो इलोंगेटेड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी टिप को काट लेना है अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था, असीटो एथेनॉल सॉल्यूशन, जो कि कितना था, 25 जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 75% जो है उसमें इथेनॉल है। इस सॉल्यूशन में हमें रूट टिप्स को डिप करके रखना है फॉर 1 डे, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, इसे सॉल्यूशन से निकालना है और 75% अल्कोहल में इसे प्रिजर्वेशन के लिए रख देना है, ताकि हम इसे कभी भी यूज करें तो ये रूट टिप्स जो है वो खराब ना हो। नेक्स्ट 2 to 3 रूट टिप्स लेनी है, उन्हें वॉश करना है और एक क्लीन से स्लाइड पर इसे आप रख दीजिए। उसके बाद 1 ड्रॉप आपने डाइल्यूट HCl डालना है, ताकि उसके टिश्यूज को सॉफ्ट किया जा सके। यहाँ पे आप डाइल्यूट भी ऐड कर लीजिए, ठीक है? जो HCl यूज किया गया वो डाइल्यूट है। और फिर इस स्लाइड को 15 मिनट के लिए आप रेस्ट पर छोड़ दें। इसके बाद जब रेस्ट पे छोड़ने के बाद आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसीटोकार्माइन डालना है, ठीक है? ताकि जो स्लाइड्स में जो हमारे सेल्स जो हमें ऑब्जर्व करने हैं ना अंडर द माइक्रोस्कोप, वो स्टेन हो जाएंगे, तो हमें वो क्लियर नजर आएंगे। एसीटोकार्माइन डालने के बाद अब आप इस स्लाइड को 5 to 10 मिनट्स के लिए अगेन आप रेस्ट पे छोड़ दें। रेस्ट पे छोड़ने के बाद उसे हल्का सा अपने हाथों में लें और जेंटली वार्म करें, ठीक है, यूजिंग स्पिरिट लैम्प। वार्म करने के बाद आपने इसका जो टिप पोर्शन है उसको कट करना है और देन उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगानी है, ठीक है? कवर स्लिप को आप अपने थंब से जेंटली प्रेस कर दीजिए, ताकि जो इंटरनल जो रूट टिप्स है वो स्क्वैश हो जाए, फैल जाए। फैलने के बाद आपने इसे अब क्या करना है, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है टू स्टडी द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। देखो, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि आपने रूट टिप से क्यों यूज करी है, क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, सेल डिवीजन के लिए हमने रूट टिप्स यूज करी है, अनियन रूट टिप्स, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो रहा है, तो आपको डिफरेंट फेजेस इजिली ऑब्जर्व हो जाएंगे। ये एस्टिमेट किया गया है कि हमारी बॉडी में 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं डेली रिप्लेस होते हैं, ठीक है? जो कि हमारी टोटल बॉडी सेल का ओनली 1% है, ठीक है? तो हमारी जो बॉडी में ऑलमोस्ट ये माना जाता है 32 से 37 ट्रिलियंस ऑफ, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और इनका 1% कितना है, 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो डेली रिप्लेस हो रहे हैं और बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप स्लाइड में जब आप चेक करोगे ना, जो आपने स्लाइड प्रिपेयर करी है, तो आपको कुछ इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे, जिसमें आपको अलग अलग फेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर हम सेल क्या देखते थे कि सिर्फ सेल में क्या है, यहाँ साइटोप्लाज्म हो रखा है और यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस है। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसके क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं। ये अलग फेज है क्रोमोसोम डिवीजन की, ये अलग आपको दिख रहे हैं। तो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। और इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन को हम कहते हैं सेल साइकिल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में सेल डिवीजन होता है। अगर प्रोकैरियोटिक यानी कि अगर एक बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर डिवीजन हो रहा है, तो ये सेम इंडिविजुअल या सेम ऑर्गेनिज्म में ही होता है। और ये जो डिवीजन है बहुत ही कंट्रोल और ऑर्डरली मैनर है, ठीक है? और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल। और ये जो आप देख रहे हो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल है।
सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड करेगा और न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी। इस न्यू सेल की फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरी होती है? उनकी ग्रोथ के लिए, उनके जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज हो गए उसको रिप्लेस करने के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और स्किन सेल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली जो ऊपर की लेयर होती है वो डेड होती रहती है और उसकी जगह न्यू सेल्स जो होते हैं रिप्लेस होकर बनते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन हो रही है इसमें भी दो मेजर टाइप हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है हमारा माइटोसिस एंड सेकंड आता है हमारा मियोसिस। देखो मियोसिस जो है जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में एग्स बनते हैं, सिर्फ यही सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। और बाकी अदर ऑल बॉडी सेल्स, उन सब में डिवीजन जो होती है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। चलो अब इन दोनों डिवीजन को हम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन इवन इन ह्यूमन में तभी स्टार्ट हो जाएगा जब आपको पता है कि जब मेल स्पर्म होता है, ठीक है, और फीमेल एग, ये दोनों आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट। ये आपने लोअर क्लासेस में 8th में ही पढ़ा था। तो ये एक जाइगोट है। जाइगोट क्या होगा? अब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा और डिवाइड होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जितनी भी डिवीजन हो रही है वो सारी सेल डिवीजन किसके थ्रू होगी? माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें मेन आपको क्या पढ़ना है कि जो माइटोसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, इसमें इसका न्यूक्लियर मटेरियल दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मटेरियल अपने आप को पहले क्या करेगा? डबल करेगा। डबल करने के बाद पहले इसका न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड होगा और जब इसके अंदर की जो लिक्विड होती है उसको क्या कहते हैं हम? सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा? दो सेल्स में। यानी कि ये सेल था, पहले इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो डबल हुआ, देन उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर सेल एक सेल से दो में कन्वर्ट हुआ। देन अगेन इसमें भी यही प्रोसेस चलेगा, ये एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सेल एक एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इस सेल डिवीजन में मेन चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ये जो दिखा है ना क्रोमोसोम, यहाँ दो नहीं होते, यहाँ हमारे पास टोटल 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पहले इसका जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, डबल होने के बाद अगेन जो 48 इस वाले सेल में चला गया और 48 इस वाले सेल में चला गया। यानी कि जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, जिन्हें सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना बॉडी सेल को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। तो जो भी बॉडी सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं और उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, जो स्टार्टिंग में था 48, वो जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो माइटोसिस सेल डिवीजन में इस सेल को जो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, ठीक है। और इसने ये जो दो सेल बनाए हैं ना, ये सेम क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इनके और इनके जेनेटिक मटेरियल क्या है? बिल्कुल सेम है। तो सेम होने की वजह से ये क्या कहलाएंगे? डॉटर सेल। नेक्स्ट सेल डिवीजन जो होता है मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अब ये मियोसिस सेल डिवीजन मैंने क्या कहा था, ये सिर्फ हमें गैमेट्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके अंदर जो सेल बनते हैं, यानी कि जो एग्स बनते हैं, ठीक है, फीमेल में, और मेल में क्या बनेंगे? मेल में बनेंगे स्पर्म्स, ठीक है। तो ये जो स्पर्म्स और एग की फॉर्मेशन हो रही है, ये सेल्स जो बनेंगे, ये माइटोसिस नहीं, ये मियोसिस प्रोसेस से बनेंगे और रेस्ट ऑफ द होल बॉडी सेल हमारे किससे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो गैमेट प्रोडक्शन है, ये किसके लिए होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। ये जो गैमेट्स है जो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ठीक है, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है और डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो आप अगर फिजिकल फीचर्स भी देखोगे तो एक दूसरे के अलग होते हैं ना। हमारा कलर अलग होता है, हमारे फेस का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो ये डाइवर्सिटी और वेरिएशन हमें मियोसिस में देखने को मिलती है, माइटोसिस में देखने को नहीं मिलती। चलो अब स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझते हैं। यहाँ पर देखो ये पेरेंट सेल है, मान लो या तो ये मेल या फीमेल, किसी का एक का भी गैमेट है, ठीक है। अगर मान लो ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, गैमेट सेल है, इसने क्या करा? अपना न्यूक्लियर मटेरियल डबल कर लिया, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि अब ये प्रिपेयर हो गया डिवाइड करने के लिए। अब ये डिवाइड हुआ और यहाँ पर अभी ये क्या हुआ? फर्स्ट डिवीजन हुआ। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हुआ, एक से दो सेल बन गए। अब क्या होता है, ये जो दो सेल बने ना, अगेन ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियर मटेरियल डबल नहीं हो रहा है, यहाँ सेकेंड डिवीजन तो हो रही है, बट न्यूक्लियर मटेरियल डबल होने की वजह क्या हो गया? हाफ हो गया। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल बनती है, माइटोसिस में दो बनती है, तो मियोसिस में कितनी बन रही है आपकी? चार डॉटर सेल बन रही है, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल जो अंदर के हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, जो कि ह्यूमंस में कितने होने चाहिए? 48, बट यहाँ पर जो बन रहे हैं, चाहे वो एग में बने, वो स्पर्म में बने, उन सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं?
24। तो ये अपने पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल नहीं होते, ये इनसे डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो पेरेंट सेल से आधा होता है। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, देखो बाय डेफिनेशन क्या है, माइटोसिस में क्या होते हैं, दो आइडेंटिकल सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर 4 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं है, वो क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकंड क्या है, ये किस में होगा, मैंने बताया था ये बॉडी सेल्स यानी जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ये उसमें बनते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में बनते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि मेल में जो है स्पर्म्स बन रहे हैं और फीमेल के में क्या बन रहे हैं, एग्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पर 1 डिवीजन होती है जिसमें एक पेरेंट सेल होता है, वो 2 इक्वल सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कितनी डिवीजन देखने को मिलती है, 2 डिवीजन। यहाँ पर हमें जर्म सेल है, जर्म सेल डिवाइड होके यहाँ पे 2 सेल बनाएगा, अगेन ये 2 सेल आपस में डिवाइड होंगे और ये क्या बनाएंगे, 4 आइडेंटिकल 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बन रहे हैं, इसमें 2 बनते हैं और इसमें 4 बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर मैंने आपको बताया कि कितना होना चाहिए, ह्यूमंस में 48 होना चाहिए। तो इसमें जो आपके आइडेंटिकल जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं, सेम रहते हैं। मियोसिस में जब जर्म सेल से गैमेट्स बनते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस होके कितने होते हैं, हाफ होते हैं, यानी 48 का हाफ कितना होगा, 24। जेनेटिक मेकअप का मतलब यहाँ पर ये है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेम है एज लाइक पेरेंट जो डिवाइड हो रहा था, हाँ यहाँ पर सेम होते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या कहा था, 4 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पे जो जीन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। इंपॉर्टेंस सेम वही आ गया कि ग्रोथ हो गया, हीलिंग हो गया, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे प्लांट्स में होता है उनमें भी ये पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जेनेटिक वेरिएशन ये किसमें शो करेगा, ओनली इन मियोसिस। माइटोसिस में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। एग्जांपल्स, माइटोसिस के एग्जांपल्स क्या है, अगर एनिमल में है तो स्किन सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, हेयर सेल्स हो गए। प्लांट्स में रूट एंड शूट टिप सेल्स हो गए, ये सारे किसमें किससे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस से। अगर बात करें मियोसिस की, तो एनिमल और प्लांट सेल्स में एग और स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू होगी, मियोसिस प्रोसेस से। माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसेस है वो एक कंट्रोल, प्रॉपर या ऑर्डरली मैनर में होना क्यों जरूरी है। एरर इन माइटोसिस, देखो माइटोसिस में एरर कब होती है, हमें पता है कि माइटोसिस की जरूरत बॉडी को कब होती है, जब ग्रोथ करनी हो या फिर किसी ओल्ड सेल को रिप्लेस करना हो या डैमेज सेल को हटाना हो। ठीक है, तब न्यू सेल की जरूरत होती है, तो वहां पर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। बट अगर ये जरूरतें नहीं है और सेल फिर भी अपने आप को बार बार कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जा रहा है, तो ये क्या लीड करेगा, ये कर देगा फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, और ट्यूमर्स की फॉर्मेशन होने की वजह से एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो बॉडी सेल में बनने शुरू हो जाएंगे। एरर इन मियोसिस, देखो मियोसिस में क्या होता है, जर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, जर्म सेल्स में यानी एग्स बनते हैं फीमेल्स में और मेल्स में स्पर्म बनते हैं। अगर इनमें फॉल्ट आएगा तो ये किसको लीड करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को, यानी कि इससे कंबाइन होकर जो जायगोट बनेगा एंड देन जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। अगर फॉल्टी मियोसिस होता है तो इसमें प्रेगनेंसी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, या कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है। सारी बायोलॉजी को यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंबाइन करने के लिए जो थ्योरी दी गई उसे सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी में क्या था, जो बोटेनिस्ट हैं श्लेडन, उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद जो जियोलॉजिस्ट हैं जर्मन के उनश्वान, उन्होंने कहा कि सारे के सारे एनिमल्स जो है वो भी सेल के बने हुए हैं। उसके बाद रुडोल्फ वर्च जो है, उनके वर्क में क्या एक्सप्लेन किया गया कि जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी जो भी सेल डिवीजन होगी वो ऑलरेडी एक सेल होगा, वो अपने आप को डिवाइड करेगा तभी सेल डिवीजन या सेल मल्टीप्लिकेशन होगी। इन तीनों के काम को ही कंबाइन करके सेल थ्योरी बनाई गई, जिसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर होंगे। एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, और थर्ड जो वो रुडोल्फ वर्चो ने कहा था कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये तीनों की तीनों ही थ्योरी जो होती हैं, चाहे आप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक देख लो, सब पर ही अप्लाई की जाती है। इसलिए इसे कहा गया यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। गॉटलिब हेबरलैंड जो कि एक ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट थे, इन्होंने क्या सर्च किया था कि अगर प्लांट सेल के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, देखो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं प्लांट सेल में जाइलम, फ्लोएम या फिर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये सारे टाइप ऑफ टिश्यूज जो हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा था कि इन टिश्यू से अगर सेल को निकाला जाए और उस सेल को एक कल्चरल मीडियम, यानी कि वो मीडियम जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट जो जरूरी न्यूट्रिएंट है इस सेल के डेवलपमेंट के लिए वो अवेलेबल हो और साथ में एयर और लाइट की भी फैसिलिटी हो,
इस तरह के सिचुएशन में या एनवायरनमेंट या कंडीशन में जो ये सेल था वो कंप्लीटली ग्रो होने लगा, इसमें रूट डेवलप होने लगे, शूट डेवलप होने लगे और देखते ही देखते ये एक सिंगल सेल पूरे के पूरे प्लांट में डेवलप हो गया। इनके इसी रिसर्च की वजह से एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेवलप हुई जिसे कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और जो प्लांट की एबिलिटी है कि वो सिंगल सेल से पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, इसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। देखो अगर सेल रेगुलरली ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा वहां पर ट्यूमर्स की फॉर्मेशन यानी कि मास ऑफ सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब पुराने ओल्ड सेल को रिप्लेस करके कोई न्यू सेल बनता है और बाकी सारे सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये सेल कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि इनके कांटेक्ट में आएंगे और सेल क्या होगा अब डिवाइड होना बंद कर देगा। तो अगर किसी भी तरह से ये कांटेक्ट इनहिबिशन है ये लूज हो जाता है तो ट्यूमर्स की फॉर्मेशन होती है। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि कैंसर सेल ग्रो और स्प्रेड कैसे होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो कांटेक्ट इनहिबिशन अगर किसी तरह से वो लूज हो जाए तो सेल वहां पे क्या होता है रेगुलरली डिवाइड होता रहता है इन अनकंट्रोल्ड मैनर। ऐसा होने पर क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ सेल बन जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं बिनाइन। ठीक है, ये ट्यूमर की जो कंडीशन है इसे बिनाइन कहते हैं और अभी ये कैंसरस सेल नहीं है। जब ये ट्यूमर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा और ये फैलना शुरू कर देगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर कंडीशन। तो बिनाइन जो होता है वो ट्यूमर्स तो है बट वो कैंसर नहीं है। लेकिन जब ये ट्यूमर जो है तो वो ब्लास्ट हो जाएंगे या किसी तरह से बर्स्ट होते हैं और पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देंगे और जहां जहां ये कांटेक्ट में जाते हैं ये वहां पर ट्यूमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केस को कहते हैं या इस सिचुएशन को कहा जाता है मैलिग्नेंट। रेडी टू गो बियॉन्ड में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में, जो कि एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोग्राम है जो हमारे सेल में होता है और ये सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन करता है। प्रोग्राम सेल डेथ कब होता है जबकि एक फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उसके हैंड्स के जो फिंगर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं यहाँ पे सेलेक्टिवली डेथ किया जाता है कुछ सेल्स को जिससे कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो सेपरेट हो सके, अदरवाइज हमारे हैंड जो होते हैं आपस में चिपके होते हैं, ये वेब्ड हैंड होते हैं।